अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना है। अब बताएं। इंडस्ट्री आर्टिकल्स का ना मेरे पास कोई इतना ज़्यादा नॉलेज अभी इकट्ठा नहीं हो सका, क्योंकि अभी ना इतने सारे बच्चे उस फेज से गुजरे नहीं हैं। यानी भी बहुत सारे केसेस ऐसे नहीं हैं कि जिन्होंने इंडस्ट्री में आर्टिकल्स किए हों। है देखो, एक माइंडसेट है, चेंज होने में टाइम लगेगा, और मेरा नहीं ख्याल कि इंडस्ट्री आर्टिकल्स कोई नुकसानदेह चीज़ है। देखें, अगर किसी मार्केट में या किसी शॉप के अंदर बहुत सारी तरह के ब्रांड्स हैं और क्या खरीद लें, जूती खरीद लेते हैं, चलो। अगर बहुत सारी तरह के ब्रांड्स हैं, लोकल, फॉरेन, बहुत सारी तरह के हैं, लेकिन आपने तो कंफर्टेबल जूती खरीदनी है ना। हो सकता है कि आप पहले से तय करके जाएं कि फलाने नाम की चप्पल खरीदनी है। अब उस दुकान पे ज्यादा चप्पलें पड़ी हुई हैं, आपने मजे लेने के लिए ट्राई करके देख भी ली हैं सारी, पता है खरीदनी कौन सी है। तो अगर उसी दुकान पे ही चले जाएं जिसमें वही ब्रांड है बस, तो क्या हर्ज है? कोई हर्ज तो नहीं है। इसी तरह से अगर आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, अच्छा अभी तो खैर आपके लिए बातें तकलीफदेह ही हैं, आर्टिकल्स में आप खाएंगे, आप आर्टिकल में ना सारे लाहौर के रेस्टोरेंट्स आप एक्सपोजर हो जाएगा आपको। और है जितने आपको रेस्टोरेंट्स का एक्सपोजर आर्टिकल्स में होगा ना, उतना जिंदगी में कभी नहीं होगा। है वो तो आप जाएंगे तो पता लग जाएगा फॉर्म वाले खिलाते हैं कि कौन खिलाते हैं, लेकिन बहुत एक्सपोजर होगा खाने का। तो किसी रेस्टोरेंट में अगर बहुत सारी वैरायटियों के खाने हैं, 40 डिशेज हैं जी, 50 डिशेज हैं, लेकिन अगर आपने खाने ही कबाब हैं, तो क्या फर्क पड़ता है कि आप कबाब वाले रेस्टोरेंट में चले जाएं। तो फर्म्स के आर्टिकल्स नो डाउट एक्सपोजर ज्यादा हो सकता है, लेकिन ऐसे भी केसेस होंगे जिसने पूरे पूरे आर्टिकल्स बस 2 कंपनियों में गुजार दिए। उनको काम ही ऐसा मिला, खासतौर पे कुछ बैंक्स में ऐसे होता है कि वो बैंक के ऑडिट करता है और 3 साल वही करता रहता है। तो इसलिए इंडस्ट्री आर्टिकल्स अभी बहुत ज्यादा रिजल्ट उसके सामने नहीं आए हैं, क्योंकि कुछ साल ही हुए हैं, लोग डर रहे हैं जाने से। लेकिन मैं अगर उसकी पॉजिटिव साइड देखूं, जैसे अगर फातिमा ग्रुप है और निशात वाले हैं, वो कराते हैं। नेस्ले का मुझे नहीं पता, नेस्ले करा रहा है क्या? यूनिलीवर में। और कहाँ है? नेपाल बैंक्स करा रहे हैं, हाँ लाइट बैंक करा रहा है। निशात का मुझे पता है, पीआईए, हाँ एसएनजीपीएल तो खैर वैसे ही बंद ही हो जाएगा, तो गैस ही खत्म हो जाएगी पाकिस्तान में से। अब ये जो अच्छे अच्छे नाम हैं, देखें ना, अगर मैं पॉजिटिव सोचूं तो अगर मुझे वैसे तो खैर कमर्शियल बैंक्स में नई नौकरी हलाल होती, लेकिन खैर इस पे बहस नहीं करते। लेकिन अगर वैसे ही चलें, कोई फर्ज करते मिजान बैंक कराता है, मिसाल ले लेते हैं, और अगर मैं समझता हूं कि हाँ मैंने करियर भी यहीं बनाना है, तो क्या हर जगह मैं वहां आर्टिकल्स कर लूं? तो मैंने 50 क्लाइंट्स का एक्सपोजर लेके क्या कर लेना है? अगर मुझे किसी ऐसी जगह पर आर्टिकल्स मिल रहे हैं जहां पर मैं अच्छा करियर बनाना चाहूंगा, तो सीधा वहीं आर्टिकल्स कर लें। काम में अच्छे होंगे तो आपको जरूर कंटिन्यू कर लेंगे, क्यों नहीं करेंगे? मतलब आपको उन्होंने 3.5 साल काम सिखाया होगा, तो क्यों निकालेंगे आपको? वो स्टाइपेंड भी अच्छा मिल रहा होगा, एक फॉर्मल वो होगा एनवायरनमेंट, तो वहां पर ये मसला भी नहीं होगा कि रात रात को जबरदस्ती बिठा के वो सुपरवाइजर जो खुद भी पास नहीं है और वो चाहता भी नहीं कि आप पास हो, तो जिदबाजी भी हो, तो वो भी मसला नहीं है। तो इसलिए मैं अगर पॉजिटिव सोचूं तो मुझे तो इंडस्ट्री आर्टिकल में बहुत सारे फायदे नजर आते हैं। लेकिन कुछ मेजॉरिटी बच्चे वो होते हैं जो कहते हैं जी हमें ज्यादा एक्सपोजर चाहिए। ठीक है, फर्म में है ज्यादा एक्सपोजर, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, ज्यादा एक्सपोजर फर्म में है, लेकिन क्या गारंटी है कि आप जिस फर्म में जाएंगे उसको वहां पर सारा एक्सपोजर मिल जाएगा आपको? क्या गारंटी? जिन बड़ी बड़ी फर्म्स के पास बैंक्स के ऑडिट हैं, तो जिन लोगों को बैंक्स में ही शुरू में ही काम मिल जाता है, फिर वो पूरे आर्टिकल्स वही कर रहे होते हैं। या इसी तरह से कुछ अच्छी अच्छी फर्म्स हैं ईआरपी के काम में, तो वो तो शुरू में ही कहती हैं कि अगर ईआरपी में आना है तो फिर ईआरपी में आए, फिर ईआरपी में ही रहें। ईआरपी आप समझ लें सॉफ्टवेयर, क्या लें, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सारी सिस्टम्स, क्योंकि उसमें इतना ज्यादा काम है कि आपको वो 2 साल वहां काम सिखाएं, और जब आपसे काम लेने की बारी आए तो आप कहें जी मैं ऑडिट में जा रहा हूं, तो इसलिए वहां भी तो नहीं एक्सपोजर मिल रहा ना। तो इसलिए इंडस्ट्री आर्टिकल्स फायदे बहुत सारे हैं, नुकसान भी हो सकते हैं। तो इसलिए मैं इसमें, देखें, जो काम करना चाहता है ना, जिसके अंदर एबिलिटी है कि वो इन्वायरमेंट में अडॉप्ट कर ले, काम सीखे, फिर उसको टीम वर्क भी आता हो, पॉजिटिव इंसान हो, पॉजिटिव, तो वो जिस मर्जी फर्म में जाएगा, जिस मर्जी कंपनी में जाएगा, सक्सेसफुली रहेगा। और जो है ही नेगेटिव, उसको सब फर्म्स वाले खुद भी बुलाने आ जाएं, हर डिपार्टमेंट पार्टनर के कमरे में उसको बैठने के लिए सीट मिल जाए, हर
क्लाइंट से आके काम कर ले, वो भी किसी काम का नहीं होगा। तो इसलिए आपका फोकस ये होना चाहिए कि कोशिश करें अच्छी फर्म्स की, जरूर कोशिश करनी चाहिए, लेकिन अगर नहीं मिलती किसी अच्छी फर्म में, थोड़े से कम उससे कम इंडस्ट्री मिलती है उसमें कर लें, लेकिन काम की तरफ एटीट्यूड पॉजिटिव हो, पढ़ाई पेपर पास करें, जो काम मिल रहा है वो सीखें। और आप आर्टिकल्स में ना, जरूरी नहीं है कि आपने आर्टिकल्स में जो काम किया है, जैसे किसी राइस एक्सपोर्टर का ऑडिट किया आपने, तो जिंदगी में आपने चावल ही थोड़ी बेचना है। अब उस राइस एक्सपोर्टर के अगर आपने काम सीखा है, 3.5 साल वही काम सीख लिया, तो उसका मतलब ये थोड़ी कि आप चावलों वाले के पास ही जा सकते हैं या चावलों के पास जा सकते हैं, ये तो जरूरी नहीं है। आपको टीम वर्क आया, आपको चैलेंजेस मीट करना आया, आपको डेडलाइंस मीट करना आया, आपको लिमिटेड इंफॉर्मेशन से काम चलाना आया, आपको तरह तरह के लोगों से डील करना आया, बहुत कुछ सीखा आपने, तो आप पावर सेक्टर में जाके आप इस काबिल हो जाएंगे कि किसी भी सेक्टर में जाके आप कुछ ही अरसे में उस सेक्टर का अडॉप्ट करके अपने स्किल्स लगाना शुरू कर देंगे। तो ये आर्टिकल्स जो है ना, ये कोई बहुत नहीं, बहुत का लफ्ज मैंने गलत बोल दिया, ये आपके लिए ऐसा अपॉर्चुनिटी वाला फेज है कि आप इसमें, कितना स्टाइपेंड है? 19,000। आपने अपनी जिंदगी के 5.5 साल 6 साल त्याग दिए कि सीए करना है, घरों से उठ के आए, हॉस्टल में रह रहे हैं, फिर आप इतनी मेहनत करके पढ़ाई कर रहे हैं, संडे मंडे ट्यूसडे 2-2 घंटे आप डबल क्लासेस आप लेने आ रहे हैं, आज भी जो है शाम में I37 की क्लास लेने आ रहे हैं, आप यहाँ पर इतनी मेहनत कर रहे हैं, कॉस्ट भी पढ़ रहे हैं, उसके लिए भी संडे मंडे ट्यूसडे आप डबल क्लास लेने आ रहे हैं, तो ये सब क्यों कर रहे हैं? 20,000 रुपए स्टाइपेंड लेने के लिए? मतलब आपकी जिंदगी का टारगेट था कि फाइनली मैं आर्टिकल्स में आ गया हूं, बस मेरा ख्वाब पूरा हो गया, मैंने स्टाइपेंड बढ़ाओ, इसलिए आए हैं यहां पर आप। तो इसलिए इस तरह की ना एक्टिविटीज के अंदर ना इसका पार्ट ना बना करे। मुझे पता है ये, चूंकि मैं ऑनलाइन बोल रहा हूं, किसी ने उठा के इसका मीम लगा के मेरे पर बुला भी कहना शुरू कर देना है, लेकिन आप लोग ना अभी बच्चे हैं, आप जब प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे ना, फिर आपको अंदाजा होगा कि आर्टिकल्स का फेज आपका इन्वेस्टमेंट फेज था, रिटर्न फेज नहीं था। पता नहीं ये लफ्ज समझे कि नहीं समझे? आर्टिकल्स आपका रिटर्न फेज नहीं है, इन्वेस्टमेंट फेज है। जो बच्चे इस पे शोर मचा के या इस चीज को अपना मेन जिंदगी का मकसद बना लेते हैं ना, कि हमें क्या मिल रहा है, हमें क्यों पैसे, हमें कितने पैसे मिल रहे हैं, हम घर से पैसे क्यों लें? भाई ले ना पैसे, अब्बा जी ने पढ़ा के जहां तक पैसे देके भेजा है तो आगे भी देंगे, कोई बात नहीं, उनका काम है। खुद बढ़ाए ना, करें, कोई ट्यूशन पढ़ाएं, कोई कमाएं, कोई रात को दिहाड़ियां लगाएं, कोई सुबह दिहाड़ियां लगाएं, कोई बेचे अखबार डालें, मेहनत करें ना, कमाएं पैसे अगर मुश्किल है। ये क्यों डिमांड करें कि जी मुझे तो जो है वो पैसे भी दें, मुझे टॉप हम काम भी सिखाए? ये ना डिमांड करें, क्योंकि आप जब ये एटीट्यूड रखेंगे ना, तो फिर आप आर्टिकल्स में अच्छा काम नहीं सीख सकेंगे। आपको शायद मेरी बातें भी नहीं समझ आ रही होंगी, लेकिन जब आप लोगों ने आर्टिकल्स कर लिए, फिर जरूर आपका नजरिया बदलेगा। तो इसलिए आपको जो सीनियर्स जब फर्म्स के बारे में ये फीडबैक दे कि फर्म वाले जो है वो पैसे बड़े थोड़े देते हैं और एक्सप्लॉइट करते हैं या बुरे तरीके से बिहेव कर रहे होते हैं, वो उनका अमल है, बुरा अमल है, वो उनका अमल है। अगर फर्म वाले अच्छा बिहेव नहीं करते, ये मैं आपको जनरलाइज बात नहीं कर रहा, कुछ ऐसी भी होंगी, वो उनका मसला है। अगर आपके अब्बू आपके साथ गालम गलोच करते हैं तो उनका मसला है ना, आप थोड़ी जवाब में गाली देंगे उनको। आपका टेस्ट एक बेटे बेटी के तौर पे है, आपने अपना रोल देखना है। फर्म वालों में बहुत सारी गलतियां होंगी, होती रहे भाई, आपका ताल्लुक है आपसे। चलो मैं अभी कॉलेज में खड़ा हूं, मेरा काम है स्टूडेंट्स को पढ़ाना। अब अगर आप ये मुझसे शिकायत करें कि जी वो गार्ड ने जो है वो दरवाजा नहीं टाइम पे खोला था और एसी नहीं ठीक चल रहा था, मेरा रोल आपको पढ़ाना है। हाँ मुझे भी गर्मी लग रही है, इंसान हूं, मुझे भी गर्मी लग रही है, लेकिन मेरा रोल एसी चलाना नहीं है। अगर मैं उनको एसी चलाने पे बुरा भला कहना शुरू कर दूंगा तो मैं अपने काम से हट जाऊंगा। तो इसलिए आप लोग आर्टिकल्स में इन्वेस्टमेंट फेज सोच के जाना, रिटर्न फेज ना सोच के जाना, वरना रिटर्न चले जाए घर। बस हो गई बात, हो गई। सवाल कराना है मैंने। कल क्या किया था? हाँ ठीक है। अच्छा अब ना ऐसा करते हैं कि 5 पेपर्स करते हैं, एक अभी खुद कराऊंगा, एक होमवर्क दूंगा। आसान वाला खुद करा के मुश्किल वाला होमवर्क दे दूं, या मुश्किल वाला होमवर्क देके आसान वाला करा दूं? चलें ठीक है, ऐसे ही कर लेते हैं, आसान वाला करा के तो मुश्किल होमवर्क दे देता हूं। हाँ ये बात करना तो मैंने ऐसी था, ये तो एम ही बात करा था। एसओसीआई के ना सवाल में इतना कुछ है ही नहीं कि इसके ऊपर इंडिपेंडेंट सवाल हो, इसलिए पास्ट पेपर में ज्यादातर आपको बैलेंस शीट के सवाल मिलेंगे, क्योंकि उसमें ज्यादा मेहनत होती है। इनकम स्टेटमेंट में उतनी ज्यादा मेहनत है नहीं।
इसलिए इनकम स्टेटमेंट के खाली सवाल कम है। हाँ, या तो वो बैलेंस शीट के साथ मिक्स होकर टेस्ट हुई हुई है, या फिर ईद के बाद जो एसोसिएट्स पढ़ाने मैंने, फिर उनके साथ एडजस्टमेंट टेस्ट हो रही होती है। इसलिए आपको अभी तक मैंने इसका कोई 5 पेपर का सवाल भी नहीं कराया इनकम स्टेटमेंट का, जबकि बैलेंस शीट साथ साथ शुरू कर चुका था मैं 5 पेपर। तो इनकम स्टेटमेंट के 5 पेपर्स के सवाल एसोसिएट के बगैर वाले बैलेंस शीट के साथ मर्ज होके ही आए हुए हैं। यानी एक क्वेश्चन में ग्रुप एसओएफपी भी मांगी होगी, ग्रुप एसओसीआई भी मांगी होगी। इन सवालों को ना मैं 2 हिस्सों में बांट रहा हूं, केस कह लेता हूं। आपको क्वेश्चन में सेपरेट एसओएफपीज एंड एसओसीआईज ऑफ पी एंड एस आर गिवन। ऐसा आईकैप में तो नहीं हुआ अब तक, लेकिन ये कि एसीसीए के कुछ सवालों में ऐसा था कि आपको 2 एसओएफपीज दी हुई है, 2 एसओसीआईज दी हुई हैं। दो एसओसीआईज, 2 एसओएफपीज गिवन है, और सवाल की रिक्वायरमेंट है ग्रुप एसओएफपी और ग्रुप एसओसीआई। तो अगर ऐसा टेस्ट हो जाए ना तो ये ज्यादा अच्छा है। इसमें ज्यादा अच्छा ही है कि नंबर तो वही 18, 19, 20 ही होने। अब जब इनकम स्टेटमेंट भी मांग ली, बैलेंस शीट भी मांग ली, तो फिर एडजस्टमेंट्स कम होंगी या निस्बतन आसान होंगी। तो ऐसा हुआ है कोई 2-3 दफा। इसमें आसानी यह है कि आप इनको ना 2 सवाल समझें, आप इनको 1 सवाल समझे ही नहीं, क्योंकि फाइनल अकाउंट तो इंट्रो में होता है, इंट्रो टू अकाउंटिंग में। अच्छा हाँ, आप तो इंट्रो ना पढ़े हुए लोग हैं। हाँ अच्छा, कुछ पढ़े हुए वाले भी हैं, तो उसमें फाइनल अकाउंट नहीं होता इंट्रो में? नहीं भाई, अच्छा चलें ठीक है, वैसे बता देता हूं। जर्नल में सारा कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, फिर वहां से लेजर में वो टी अकाउंट्स में पोस्ट होता है, फिर साल के एंड पे ट्रायल बनता है, उस ट्रायल में बैलेंसेस आते हैं लेजर से, फिर उस ट्रायल से एसओसीआई बनती है, वहां से नेट प्रॉफिट और ओसीआई निकलता है, वो जाके स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी तो पढ़ी है ना फेयर 1 में, वहां जाकर इक्विटी के आइटम्स में ऐड हो जाता है, और फिर उन इक्विटी के आइटम्स के बैलेंसेस को बैलेंस शीट में लिख देते हैं। या चलो अगर मैं सोसी निकाल दूं बीच में से, तो ट्रायल बैलेंस से इनकम्स एक्सपेंसेस लेके एसओसीआई बनेगी, नेट प्रॉफिट निकलेगा, फिर वही नेट प्रॉफिट बैलेंस शीट बनाते हुए रिटेन अर्निंग में ऐड हो जाएगा। यानी बैलेंस शीट बनाने से पहले इनकम स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी, इनकम स्टेटमेंट बनेगी तो बैलेंस शीट टैली होगी, इनकम स्टेटमेंट पे डिपेंडेंट है बैलेंस शीट। ये है सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के मसले। ग्रुप एसओएफपी हम कैसे बना रहे हैं? ट्रायल से पहले इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं, फिर हम 2 बनी बनाई एसओएफपी से ही बना रहे हैं, तो अभी भी हम ऐसे ही करेंगे। हम ग्रुप एसओसीआई कैसे बना रहे हैं? बनी बनाई एसओसीआई से कर रहे हैं। तो इस सवाल में बजाहिर आपको 2 रिक्वायरमेंट्स लग रही हैं, लेकिन आप इसकी टेंशन ना लें, आप समझें 2 सवाल हैं। इन एसओएफपीज को लें, ग्रुप एसओएफपी बना दें, इन एसओसीआईज को लें, ग्रुप एसओसीआईज बना दें, मतलब ये 2 सवाल हो जाएंगे। तो इस मसले का हल ये है कि प्रिपेयर ग्रुप एसओसीआई, ग्रुप एसओएफपी यूजिंग सेपरेट एसओएफपीज and other related information। ये एसओएफपी का सवाल हो गया, और इसी तरह से दोनों एसओसीआईज को लें, and other related इंफॉर्मेशन। अच्छा, जो लोग वहां आ रहे थे I-37 के लिए, वो भी, और जो नहीं आ रहे थे कि इतनी दूर क्यों आए, तो आज फिर मैं इधर ही दूंगा क्लास, आज भी और संडे मंडे ट्यूसडे भी हैं क्या? तो इस मसले का हल ये है कि आप इनको 2 अलग सवाल समझें। हाँ, इतना जरूर होगा कि अदर इंफॉर्मेशन में अगर यूआरपी की बात आ रही है तो वो ये बनाते हुए भी लेंगे और ये बनाते हुए भी लेंगे, यानी डाटा कॉमन है। लेकिन आप ग्रुप एसओएफपी बनाते हुए इधर देखें ही ना, एसओएफपीज देखें, अदर इंफॉर्मेशन देखें। ग्रुप एसओसीआई बनाते हुए इसका कोई काम नहीं है, एसओसीआईज देखें और ग्रुप एसओसीआई बनाएं। आईकैप में तो इस स्टाइल का सवाल नहीं आया अभी तक, यानी एसओसीआई एसओएफपी दी हुई वाला, लेकिन अगर आ जाए तो ये हल है इसका।
आई कैप में फिर क्या स्टाइल है? आई कैप में स्टाइल ये है कि आपको ट्रायल बैलेंस दे दिए, ट्रायल बैलेंस दे दिए। चले वो नोट कर लें तसल्ली से, फिर ये बताता हूं। हाँ भाई, नोटेड। चल, ट्रायल बैलेंसेस दिए हुए हैं। मिसाल के तौर पे पी का ट्रायल दिया हुआ है, एस का भी ट्रायल दिया हुआ है, और ट्रायल बैलेंसेस में सारे बैलेंसेस आ रहे होते हैं। और अगर उनके मेन नाम लिख दूं तो एसेट्स आ रहे होंगे, लाइबिलिटीज आ रही होंगी, और इक्विटी के अंदर ना मैं ये दो तोड़ देता हूं अलग, और इनकम्स एक्सपेंसेस हैं। ट्रायल में ये चीजें आ रही होती हैं। एसेट्स का डेबिट बैलेंस आ रहा होता है, लाइबिलिटीज का क्रेडिट, कैपिटल का क्रेडिट, रिटेन अर्निंग क्रेडिट, इनकम क्रेडिट, एक्सपेंसेस डेबिट। ये ट्रायल बैलेंस आ रहा होगा। अच्छा, इसमें ना मैंने रस्ते निकालने हैं, शाखें बनानी है, तो पता नहीं कहां कहां क्या क्या लिखूं, इसलिए ये अभी पहले मुझे पूरा बना लेने दें, फिर नोट कर लेना। ट्रायल बैलेंस में अब एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंसेस के बैलेंसेस आ रहे हैं। हमें तो ग्रुप बैलेंस शीट बनाने के लिए प्रॉपर बैलेंस शीट बनी होनी चाहिए थी। एसओसीआई के लिए एसओसीआईज होनी चाहिए थी, वो नहीं है। लेकिन हमें क्या एसओसीआई में प्रॉपर फॉर्मेट, ग्रॉस प्रॉफिट लिखा हुआ, नेट प्रॉफिट लिखा हुआ ये चाहिए, या सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल, डिस्ट्रीब्यूशन ये चाहिए? तो ना सही तकल्लुफ इनकम स्टेटमेंट बनाने का, लेकिन वही सारी लाइनें यहां लिखी होंगी। और इतनी मेहरबानी की होगी सवाल वाले ने कि सैलरीज और डेप्रिसिएशन, रेंट ये नहीं लिखा होगा। सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, एडमिन एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, वही नाम लिखे होंगे जो एसओसीआई का तकल्लुफ किया होता तो उसकी शक्ल में लिखे होते। बस एसओसीआई की बजाय वो ट्रायल में लिखे हुए, तो बस हमें चाहिए वो नाम थे। तो बेशक ट्रायल है, लेकिन हम इन्हीं नामों की फिगर्स को P+S करके ग्रुप एसओसीआई बना देंगे। तो ग्रुप एसओसीआई कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इनकम स्टेटमेंट की शक्ल नहीं है ना, सही चीजें पूरी होंगी, तो हमें P+S ही तो करना है। तो P+S करके सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, एडमिन, डिस्ट्रीब्यूशन, सारी इंफॉर्मेशन गिवन है। गिवन ट्रायल की शक्ल में है, लेकिन सब गिवन है, तो उसको यूज करके और अदर इंफॉर्मेशन यूज करके ग्रुप एसओसीआई बन जाएगी। इसी तरह एसओएफपी का सवाल करते हुए नॉन करंट एसेट्स की हेडिंग चाहिए थी या बस पीपी चाहिए था? हमें कंसोलिडेट करने के लिए ये नॉन करंट एसेट्स की हेडिंग लिखी होना भी जरूरी है। हमने पीपीई, इन्वेंट्री, कैश, बैंक, डेटर, इनको P+S करना है बस। तो ना सही बैलेंस शीट की शक्ल, ट्रायल में आपको यही लाइनें लिखी मिलेंगी। पीपीई, इंटेंजिबल एसेट, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, कैश, बैंक, क्रेडिटर्स, सब वही नाम लिखे आ रहे होंगे। तो बस सिर्फ और सिर्फ इसमें मसला क्या है कि फॉर्मेट वो नहीं है, चीजें वही हैं। तो इसलिए यहां पर लिखी हुई चीजों को हम यूज करेंगे और ग्रुप एसओएफपी का सवाल कर देंगे। तो मसला अब भी कोई नहीं है सिवाय एक के।
अच्छा अंग्रेजी लिखता हूं भी आगे। और इस ट्रायल बैलेंस में इनकम्स और एक्सपेंसेस वही लाइन आइटम्स आ रही होंगी जो एसओसीआई में आ रही होती, वही लाइनें होंगी। तो हमने पी प्लस एस की सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन और एडमिन कॉस्ट ही करना था, तो वो हमें यहां से मिल जाएगा। इसलिए इन्हीं लाइनों की इंफॉर्मेशन और अदर इंफॉर्मेशन लेके ग्रुप एसओसीआई बन जाएगी। इसी तरह से हमें कंसोलिडेट करते हुए पीपी, इन्वेस्टमेंट, डेटर, क्रेडिटर, वो सब चाहिए था। वही सारे नाम ट्रायल में लिखे नजर आ रहे होंगे, उनको यूज करेंगे, अदर इंफॉर्मेशन लेंगे और ग्रुप एसओएफपी बना देंगे। लेकिन सिर्फ एक इशू होगा। अच्छा, आपने चूंकि अब इंट्रो में फाइनल अकाउंट ही नहीं पढ़े, चले खैर, वैसे आप अकाउंटिंग के काबिल बच्चे हो ही चुके हैं तो मेरी बात समझ आ जाएगी जो मैं बताने लगा हूं। इनके बैलेंसेस कैरेट डाउन और फिर अगले साल ब्रॉट डाउन नहीं होते, इनके होते हैं, ये तो पता है। तो जो सारा साल ट्रांजैक्शंस जर्नल में रिकॉर्ड होती हैं, लेजर में पोस्ट होती हैं, फिर लेजर क्लोज करके ट्रायल में बैलेंसेस आते हैं, ये होता है इनिशियल ट्रायल। उसके बाद एडजस्टमेंट्स की फिर से एंट्रीज होती हैं और उन एडजस्टमेंट एंट्रीज भी कर देने के बाद फाइनली क्लोजिंग एंट्रीज होती हैं। क्लोजिंग एंट्री की मिसाल ये है कि ट्रायल में सेल्स का बैलेंस आ रहा होगा, डेबिट क्रेडिट, सेल्स क्रेडिट बैलेंस आ रहा होगा, उसको कैरी करना है आगे। तो एक क्लोजिंग एंट्री कर दी जाएगी, सेल्स डेबिट और P&L क्रेडिट, सेल्स खत्म। एक एक्सपेंस का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस यहां आ रहा होगा, कौन सा बैलेंस, P&L डेबिट, डेप्रिसिएशन क्रेडिट। तो जितने एक्सपेंसेस इनकम्स हैं इन सब को डेबिट क्रेडिट क्लोज करके P&L में ट्रांसफर किया जाता है। फिर उस P&L के एंड पे जो नेट रिजल्ट निकलेगा वो प्रॉफिट होगा, उसको रिटेन अर्निंग में डालने के लिए भी एंट्री होती है, P&L डेबिट, रिटेन अर्निंग क्रेडिट। फिर कहीं जाके रिटेन अर्निंग्स का क्लोजिंग बैलेंस बनता है। तो जब तक ट्रायल बैलेंस में इनकम्स एक्सपेंसेस आ रहे हैं, इसका मतलब है क्लोजिंग अभी नहीं हुई, नेट प्रॉफिट नहीं निकला, नेट प्रॉफिट रिटेन अर्निंग्स में नहीं ट्रांसफर हुआ। तो ये जो ट्रायल में एसेट्स लायबिलिटीज आ रही हैं, ये तो ईयर एंड के बैलेंस हैं, लेकिन रिटेन अर्निंग में एक खामी है। क्या खामी है? नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर फिलहाल एडेड नहीं है, सिर्फ ये मसला है। तो इस मसले के हल के लिए हमें एक और वर्किंग करनी पड़ेगी। अच्छा, मैं चूंकि बार बार यही यूज कर रहा था तो मैं ऐसे ही बोल लेता हूं। वर्किंग 1 हम गुडविल कर रहे होते थे, वर्किंग 2 अदर रिजर्व्स कर रहे होते थे, वर्किंग 3, हाँ तो मैं उसी रेफरेंस में बोल लेता हूं। हमें एक वर्किंग 3.1 बनानी पड़ेगी। उस वर्किंग 3 में हम लोग पहली लाइन लिखते हैं पी की रिटेन अर्निंग, कहां से आती है फिगर, बैलेंस शीट से। फिर कुछ 4-5 लाइनें छोड़ के ऐड एस की रिटेन अर्निंग, कहां से फिगर आती है। वो 2 फिगर्स अब नहीं है हमारे पास, वो हमें वर्किंग 3.1 करके बनानी पड़ेंगी। और एक बार वो फिगर्स बन गई फिर ये नॉर्मल बैलेंस शीट का सवाल बन जाएगा। तो ट्रायल बैलेंस वाले सवाल में ग्रुप एसओसीआई बनाने का कोई मसला नहीं है, चीजें पूरी मिल जाएंगी। ग्रुप एसओएफपी बनाने का भी मेन मसला कोई नहीं है, सारी आइटम्स वही हैं जो एसओएफपी की शक्ल में दी होती हैं। सिर्फ और सिर्फ रिटेन अर्निंग का मसला है कि इसमें नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर अभी फिलहाल एडिड नहीं है इसमें, बस ये मसला है। अच्छा, ये अगर नोट करना है, अगर क्या नोट करना है तो कर लें, इतना कर लें। फिर मैं आपको ये रिटेन अर्निंग्स को कैसे सही बनाएं इसके लिए एक वर्किंग 3.1 बना के वो करा देता हूं और फिर उसका एक पास पेपर का सवाल करा देता हूं। अच्छा चलो छोड़ो, दफा करो जुमला, अभी सवाल करते हैं ना तो। कहा 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 हाँ, मुझे लग रहा है आप लोगों ने आर लिख दिया होगा, मुझे कुछ ऐसा फील हो रहा है कि आप लोग ना आर लिख गए होंगे। ये एंड है भाई, एंड।
अच्छा, ये डब्बा बनाए बगैर भी काम चल सकता है, लेकिन मैं इंटेंशनली बना रहा हूँ। ये डब्बे का आंसर क्या होगा? प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो जब आप ये प्रॉफिट फॉर द ईयर भी इस ट्रायल वाली फिगर में ऐड कर देंगे, अब ये सही ईयर एंड रिटेन अर्निंग बन जाएंगी, जिसको आप यूज करें और नॉर्मल बैलेंस शीट का सवाल समझें। बस सिर्फ ये काम करना पड़ेगा कि बाकी सब एसेट्स लायबिलिटीज तो वही पूरे हैं जो बैलेंस शीट में होने थे, सिर्फ रिटेन अर्निंग का मसला है। इस रिटेन अर्निंग्स के अंदर प्रॉफिट फॉर द ईयर फिलहाल एडेड नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तक ट्रायल बैलेंस में इनकम एक्सपेंसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब प्रॉफिट नहीं निकला, वो ट्रांसफर नहीं हुआ, इसलिए रिटेन अर्निंग अभी प्रॉफिट फॉर द ईयर के बगैर है। तो इसमें प्रॉफिट फॉर द ईयर ऐड कर लें तो फिर ये वही वाली रिटेन अर्निंग बन जाएगी जो बैलेंस शीट में होती। अब ये नॉर्मल बैलेंस शीट का सवाल है, और ये फिगर्स भी आप ट्रायल से ही उठाएंगे। इससे मेरा मतलब ये है कि इनके अंदर ही नहीं एक्स्ट्रा डेफिशिएंट चार्ज कर देनी, ये ट्रायल वाली चीजें लेनी है सिर्फ। ऐसा नहीं करना कि चलो कॉस्ट ऑफ सेल लिख ही रहे हैं तो क्यों ना एक्स्ट्रा डेफिशिएंट भी डाल लें, नहीं, ट्रायल वाली इनकम एक्सपेंसेस लें। हाँ, वही जो ये जो ट्रायल में थी ना, यही वाली, इन्हीं को लें। एक बार ये रिटेन अर्निंग का बैलेंस निकला है, अब आप इसको एक नॉर्मल बैलेंस शीट के सवाल की तरह करें, फिर आगे जैसे एडजस्टमेंट्स करते हैं वो उस सवाल को करते हुए करें। तो ये है, अगर ट्रायल बैलेंस दिया हो कि इन चीजों को तो ऐसे ही यूज कर लें, ग्रुप एसोसीआई बनाए, इनको भी यूज कर लें सिवाय रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग पहले आपको ऐसे करके ईयर एंड रिटेन अर्निंग निकालनी पड़ेगी, फिर ये रिटेन अर्निंग और बाकी सारी बैलेंस शीट आइटम्स। ये अब आपका सामान पूरा हो गया ग्रुप एसओएफपी का। किसमें? तो मैंने यही किया है, प्रॉफिट ही ऐड किया है। इसमें प्रॉफिट ही ऐड किया मैंने, ये तो वैसे बस आपके याद रखने के लिए मैंने इनकम एक्सपेंस लिख के दिखाए हैं, वरना मैंने इसमें प्रॉफिट ही ऐड किया है। दिया होगा ना, सेल्स कॉस्ट ऑफ सेल, एडमिन एक्सपेंस, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट, अदर इनकम, टैक्स एक्सपेंस दिया होगा, वो भी एक एक्सपेंस ही होगा। आपके लेवल पे ना कंसोलिडेशन से रिलेटेड जो भी टैक्स की फर्दर कैलकुलेशंस हैं वो आपके स्कोप में नहीं है, तो आपको जो टैक्स दिया हुआ है बस उसको चुप करके यूज करें। हाँ जी, अब ये जो फिगर निकली है ना, ये जो वर्किंग 3 में हम लिखते हैं पी रिटेन अर्निंग, ये वो है, एड एस रिटेन अर्निंग, ये वो है। चलें जी, पास पेपर का सवाल करते हैं। अच्छा, मैंने अभी पेंडिंग किया हुआ है बैलेंस शीट की एक एडजस्टमेंट कंटिंजेंट लायबिलिटी, जो आपको IAS 37 के बाद कराऊंगा, और इनकम स्टेटमेंट में भी उसी का दूसरा रुख कंटिंजेंट लायबिलिटी, और सिर्फ एक एडजस्टमेंट 6 में एक पैराग्राफ छोड़ा हुआ है जो मैंने कहा था कि सवाल के साथ होगा तो ज्यादा बेहतर समझ आएगी। बाकी मैंने आपको सब बता दिया, और प्रैक्टिस है इसकी आज कल, और ईद की छुट्टियों में आप पढ़ ही रहे होंगे। अच्छा, कोई मसला नहीं है ये, यानी आप इसको जुल्म ना समझें, वो आप ही के लिए है, ना करें, छोड़ दें, छुट्टियां मनाएं, जाए अगली टाइम में दे देना, कोई मसला नहीं है। अगर आपको ये जुल्म लग रहा है कि ईद की छुट्टियां हैं और मैं एक्स्ट्रा क्लासेस करा रहा हूं, आपका हक है कि आप ईद की छुट्टियां गुजारें, तो गुजार लें, अगली टाइम में दे देना, कोई जबरदस्ती नहीं है। मतलब ये तो आप लोगों के लिए है ना, आप ही का करियर है, आप ही की मेहनत है, आप छुट्टियां मनानी है छुट्टियां मना ले, पढ़ना है पढ़ लें। है, चल जाएगी यार, चल जाएगी, जियो पे भी चलवा दें, चला देंगे यार, चला देंगे। रीजन, क्योंकि आपने अगर यहीं पर ही इसमें एडजस्टमेंट कर दी ना, तो आपने जो चीजें याद रखी हुई हैं कि यूआरपी वहां से लेस वहां ऐड, फिर वो भूल जाएंगे, वहां मैस मचा देंगे। तो इसलिए बेहतर है कि आप पहले सवाल वाला ही रिटेन अर्निंग निकाल लें, अब आप उसी नॉर्मल तरीके से फिर सवाल करें।
नोटेड, तो आगे चलें। चलें जी, एक आसान सा सवाल क्लास में करा देता हूं और एक थोड़ा सा मुश्किल सवाल होमवर्क दे देता हूं, और कल बड़ा ही खूबसूरत सवाल क्लास में करा देता हूं और एक कम खूबसूरत सवाल होमवर्क दे दूंगा, फिर ये इनकम स्टेटमेंट बस। तो अभी आप पढ़ लीजिए क्लास में करने के लिए स्प्रिंग 15 RLCL स्प्रिंग 2015 पेज नंबर 92, पेज नंबर 92 स्प्रिंग 2015 RLCL। और जिनके पास साल पुरानी बुक है मेरी, उसमें ये क्वेश्चन नहीं राइज वाली बुक, उसमें पता नहीं इनकम स्टेटमेंट के चैप्टर में होगा कहीं ना कहीं। स्प्रिंग 15 है, बहरहाल स्प्रिंग 15 अटेम्प्ट का सवाल है। RLCL P और S के नाम है। ये अभी मैं क्लास में कर रहा हूं, पूरा हो जाएगा अभी, और होमवर्क आप कर रहे हैं, लेकिन होमवर्क कर रहे हैं, ये जो कंसोलिडेशन में इतनी टाइम लगाया ना, ये मेहनत जाया हो जाएगी बेटे अगर होमवर्क नहीं करेंगे तो। अब ये बता रहा हूं ना, अभी चल रही है बात। स्प्रिंग 16 होमवर्क, स्प्रिंग 16 OLUL है। क्या हो गया? हाँ हाँ, पहला ही सवाल से क्या मुराद है? कोई बात नहीं, अब ये नहीं होता ना इस तरह, आपसे सेक्शन ए होता है शॉर्ट क्वेश्चन वाला। स्प्रिंग 15 अभी क्लास में कर रहा हूं, स्प्रिंग 16 होमवर्क है आपका, है करिएगा। चलें स्प्रिंग 15 पढ़ ले, मैं करता हूं। कितना अच्छा लगेगा पढ़ने में। ट्रायल गिवन है और SOCI और SOFP दोनों मांगे हैं। अच्छा, इसमें ना दोनों मांगे हैं ना, तो उसमें सजेशन ये है कि SOFP पहले सॉल्व करें, क्योंकि ज्यादा मेहनत उसमें हो जाती है ना, तो फिर उसी मेहनत के अंदर SOCI के भी जवाब आ जाते होते हैं, इसलिए पहले SOFP स्प्रिंग 15। और SOFP सवाल का तरीका आपको बताया था कि सारा जो है ना मैदान खोल लें, SOFP भी ब्रैकेट बना बना के खोल लें सारे, और वर्किंग्स भी सारी ओपन कर लें। एज एट 2014 रुपीज 1000 मिलियन। नॉन करेंट एसेट्स हाँ जी, PP 190263 और नॉन करंट एसेट। चलें फिर एक आधी लाइन छोड़ लें, और क्या पता और नॉन करंट आ जाए। करंट एसेट्स, करंट एसेट्स ही हैं बस,
करंट एसेट्स जी 2335 इक्विटी। हाँ बिल्कुल ऐसे ही कहा था बैलेंस शीट, मैंने यही कहा है आपको कि बैलेंस शीट फॉर्मेट बना के सारी लाइन आइटम्स लिख लें, ब्रैकेट में P+S कर लें और बस ब्रैकेट खुले छोड़ दें, फिर गुडविल की वर्किंग खोल लें, रिटेन अर्निंग की वर्किंग खोल लें। यही सजेस्ट किया हुआ है, ऐसे ही करें। एसओएफपी का सवाल नहीं, आप ऐसा कर सकते हैं कि एसओएफपी बनाएं और उसकी वर्किंग्स पूरी कर दें, फिर अलग से हेडिंग दें बड़ी सी एसओसीआई, फिर अलग उसकी वर्किंग कर दें। इक्विटी में शेयर कैपिटल, अच्छा सवाल तो पूरा पड़ा ही होगा, कहीं ऐसा है कि पी ने शेयर्स भी इशू किए थे, तो फिर इसका मतलब ये तो टेंशन ही नहीं है कि कैपिटल रिकॉर्ड हुआ कि नहीं हुआ, तो बस इसको लिख दें इधर। कितना है, मैंने कंसोलिडेशन खत्म कर दिया है, सिर्फ पेरेंट का भाई, और प्रीमियम वगैरह नहीं है। रिटेन्ड अर्निंग्स वर्किंग 2, उधर रिजर्व नहीं है ना। एनसीआई वर्किंग 3, नॉन करंट लायबिलिटीज नहीं है, फिर भी ना एहतियातन आप इसकी हेडिंग रखिएगा, हो सकता है सवाल में कोई आ जाए। करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज कितनी 35 + 44, वर्किंग 1 गुडविल, वर्किंग 2 retained earnings, ये बात बता रहा था कि ये हम ले लिया करते थे सवाल की बैलेंस शीट से, अब ये फिगर्स नहीं है हमारे पास, इसके लिए फिर वो वर्किंग बनानी पड़ेगी। बैलेंस शीट बना ली, सारी लाइन आइटम्स लिख लें, ब्रैकेट ओपन करके P+S कर लें, गुडविल की वर्किंग, रिटेन अर्निंग की वर्किंग सब ओपन कर लें, जो जो बैलेंस शीट की फिगर्स हैं वो मैं लिख रहा हूं पहले, ये चूंकि है नहीं तो इसके लिए ये जो भी आज बात नहीं सिखाई है। गिवन कितनी है ट्रायल में, आरएल की 50, सीएल की 36। अच्छा अगर ये साथ रिटेन अर्निंग के डेट ना भी लिखी होती ना, वैसे तो डेट से पता चल रहा है कि ये 1 जनवरी की है, ना भी लिखी हो फिर भी 1 जनवरी की है, क्योंकि प्रॉफिट इसमें एडेड नहीं है। क्यों एडेड नहीं है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में अलग अलग इनकम एक्सपेंसेस अभी तक आ रहे हैं जी। ट्रायल बैलेंस में जब तक इनकम एक्सपेंस अपीयर हो रहे हैं ना, तो तब तक प्रॉफिट नहीं निकला, प्रॉफिट नहीं निकला, क्लोज होके रिटेन अर्निंग में नहीं गया, इसलिए रिटेन अर्निंग जो ट्रायल में है उसमें प्रॉफिट एडेड नहीं है, तो वो हम ये वाला पोर्शन करने लगे हैं। फिर प्रॉफिट निकाल लेते हैं, सेल्स 285, 320, कॉस्ट ऑफ सेल्स 186, 240, और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 27, 25, और एडमिन एक्सपेंसेस 17, 15, और फाइनेंस कॉस्ट 8, 10, और टैक्स 19, 12। इनकम स्टेटमेंट में काम आ सकता है, इसलिए बेहतर है कि पहले इस डब्बे को सॉल्व कर लें। 40, 28 और 18, ये प्रॉफिट फॉर द ईयर आ गया, ये बन गया 78, ये बन गया 54। अब ये 78 और 54 वो चीज है जो बैलेंस शीट दी होती तो उसमें रिटेन अर्निंग आ रही होती, ये चाहिए था हमें, ये यहां लिख लेते हैं। बाकी देखें बैलेंस शीट भी दी होती तो भी वो इसी तरह नामों से दी होती, वही नाम हमने इस्तेमाल कर लिए, सिर्फ रिटेन अर्निंग का एक नया काम था इसमें, वो प्रॉफिट फॉर द ईयर ऐड करना पड़ा। अब ये एक नॉर्मल बैलेंस शीट का सवाल बन गया, अब इसको हम बिल्कुल नॉर्मली सॉल्व करेंगे। हो सकता है डिविडेंड भी दिया हो और वो भी रिटेन अर्निंग में डेबिट ना हुआ हो,
वो अलग से एक डिविडेंड डेबिट बैलेंस आ रहा हो, फिर वो भी लेस करना पड़ेगा। यानी हमने रिटेन अर्निंग का सही बैलेंस निकालना है। हो सकता है सवाल वाला आपको ट्रायल में एक डेबिट बैलेंस दे दे, ऑर्डिनरी डिविडेंड पेड, तो अगर वो डेबिट बैलेंस आ रहा है इसका मतलब वो वाला अकाउंट डेबिट किया हुआ, रिटेन अर्निंग भी डेबिट नहीं किया हुआ, वो भी यहां से लेस करना पड़ेगा। चलो जी, अब सवाल नॉर्मली जैसे होता है वैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले गुडविल की वर्किंग पे आ जाते हैं। इन्वेस्टमेंट 250, एनसीआई फेयर वैल्यू प्रोपोर्शनेट लेस नेट एसेट्स एट एक्विजिशन। पॉइंट नंबर 1, ये 250 ट्रायल में आ रहा है। हाँ जी, पॉइंट नंबर 1, और कितनी है प्री एक्विजिशन रिटेन अर्निंग? एक्विजिशन डेट क्या है? 1 जनवरी 14, यानी इसी साल के शुरू में खरीदा है, तो यही है प्री एक्विजिशन 36। और पॉइंट 1 से कुछ फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है बिल्डिंग की, फेयर वैल्यू ज्यादा है कैरिंग अमाउंट से 18, तो गुडविल की वर्किंग में नेट एसेट्स में ऐड और ये पीपी में ऐड। और पॉइंट 1 में क्या है? इसकी एक्स्ट्रा डेप्शन चार्ज करनी पड़ेगी, तो यहां से लेस कितनी लाइफ है? 15। कितना अर्सा गुजर गया? 1 साल ही गुजरा है, तो 1.2 यहां से लेस और वो पीपीई से लेस। ये हो गया पॉइंट 1। पॉइंट 1 की अंग्रेजी दोबारा पढ़ लें। इसमें कुछ स्टूडेंट को ये मसला हो जाता है कि उनको लगता है कि कैरिंग अमाउंट 18 मिलियन है, कैरिंग वैल्यू 18 मिलियन नहीं दी हुई, डिफरेंस 18 मिलियन दिया हुआ है। लिखा हुआ है फेयर वैल्यू एक्सीड्स कैरिंग वैल्यू बाय 18 मिलियन, तो वो डिफरेंस ही है जो 18 दिया हुआ है। तो गुडविल की वर्किंग में नेट एसेट्स में ऐड और बिल्डिंग है पीपी में ऐड, और तब से लेके आज तक की एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन एस की रिटेन अर्निंग से लेस और रेलेवेंट एसेट से लेस। हाँ, आरएल ने कितने शेयर्स खरीदे? 1.6 मिलियन, ये ट्रायल में लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर। टोटल एस के शेयर्स कितने हैं? 2 मिलियन। 200 मिलियन अमाउंट है और 100 रुपए एक की फेस वैल्यू है, 2 मिलियन। तो 2 मिलियन में से 16 लाख पेरेंट ने ले लिए, तो कंट्रोल है ना उसके पास, वो ये लिखा हुआ है पी एक्वायर्ड कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, मतलब कंट्रोल है उसके पास, तभी तो एनसीआई को नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कहते हैं। तो पेरेंट ने 16 लाख शेयर्स खरीदे हैं एस के, ये ट्रायल से पता चल रहा है। पॉइंट नंबर 1 में और कुछ नहीं। पॉइंट नंबर 2, हाँ जी, इंटर कंपनी सेल आ गई, ये तो सेल कॉस्ट ऑफ सेल से लेस करेंगे जब इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। बैलेंस शीट का क्या है इसमें? यूआरपी। अब आई कैप के सवालों में ना अक्सर डबल यूआरपी होता है, यानी पी और एस दोनों ने बेचा होता है, तो जिसका यूआरपी है उसमें से लेस कर देते हैं। पहला बुलेट पॉइंट किसने कमाया है? पहला बुलेट पॉइंट आरएल, तो यहां से लेस होगा। कितना पड़ा हुआ है स्टॉक में? और 20% मार्कअप 1.6, सेलर की रिटेन अर्निंग से लेस और इन्वेंट्री से लेस। और दूसरा बुलेट पॉइंट किसने कमाया है? सीएल ने, तो यहां से लेस 16.8, 20/120। सेलर की रिटेन अर्निंग से लेस और इन्वेंट्री से लेस। लेंच और डेटर क्रेडिटर कोई है नहीं, वरना करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी से एलिमिनेट कर देते। पॉइंट नंबर 3 तक हो गया, पॉइंट 3 तक डन, पॉइंट 4 भी डन, और पॉइंट 5 गुडविल की इंपेयरमेंट है, इसका मतलब गुडविल भी क्लोज हो गई।
कितने परसेंट? 80%। ये 80% जिनको समझ नहीं आया, एस का कैपिटल है 200 मिलियन रुपए, ब्रैकेट में लिखा हुआ है 100 रुपए का एक है, यानी 2 मिलियन शेयर्स, और उसी के नीचे ब्रैकेट में लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट के साथ कि पेरेंट ने 1.6 मिलियन शेयर्स खरीदे, तो 2 मिलियन में से 1.6 80%, तो 80% 203.2। और इसमें से इम्पेयरमेंट कितनी? 10%, 4.68। एनसीआई फेयर वैल्यू पे होती 42 अगर एनसीआई फेयर वैल्यू पे है तो ये इस कॉलम से लेस, और एनसीआई प्रोपोर्शनेट पे है तो इस कॉलम से लेस, तो एनसीआई प्रोपोर्शनेट है 4.68। लें जी, खत्म बैलेंस शीट। अब ये वर्किंग्स क्लोज कर दें। ये 14, 80%। $82.92। गुडविल हो गई, रिटेन अर्निंग हो गई, एनसीआई वर्किंग 3। $254 का 20, 50 और इसका 20, 2.8, 53.6। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बस ब्रैकेट बंद। गुडविल 42.12, $469.8। करंट 53.6, 565.52। रिटेन अर्निंग्स 82.92, 53.60 और करंट लायबिलिटीज 79। और ये इंशाल्लाह टैली होगा। आसान सवाल है ना? हाँ, ये ऐसी होती थी पहले। चले इसको नोट करें जल्दी, फिर अभी रिकॉर्ड टाइम में इनकम स्टेटमेंट भी करते हैं। नहीं, होमवर्क अलग है। मेरा दिल कर रहा है इनकम स्टेटमेंट करने का, इतना अर्सा हो गया नहीं की। पेपर में बैलेंस शीट टैली मेरे से, पता नहीं, मेरा नहीं ख्याल है। नहीं, अभी मुझे परसों मेरा C5 का स्टूडेंट बता रहा था, 2 बैलेंस शीट के साथ दोनों टैली की हैं। अरे अभी तो पेपर हुआ है 2 हफ्ते पहले। जल्दी जल्दी करें। सामा जरा स्लो मोशन में वो एंड से लेके देते पूरा कर दो जरा। हाँ, ये बैलेंस शीट काफी है, इनकम स्टेटमेंट करते हैं।
हाँ भाई मिटा दूं। चले गुडविल मिटा देता हूँ। ग्रुप एसोसीआई फॉर द ईयर एंडिंग दिसंबर 31, 2014। अच्छा IS-37 का कोई सिर पैर समझ अभी तक आया है कुछ? थोड़ा थोड़ा IS-37। हाँ जी, सेल्स 285 प्लस 320, कॉस्ट ऑफ सेल्स 186 प्लस 240, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट 27 प्लस 25, एडमिन कॉस्ट 17 प्लस 15, फाइनेंस कॉस्ट 8 प्लस 10, पीबीटी टैक्स प्लस 12, पैट। अच्छा, एसओसीआई का सवाल करने का तरीका कि आप एसओसीआई ब्रैकेट बना के खोल लें सारी, और साथ ही साथ एनसीआई की वर्किंग भी ओपन कर लें। वर्किंग 4, सीएल का पैट ये निकाला था ना 18। चले पॉइंट नंबर 1। अब इनकम स्टेटमेंट का सवाल हो रहा है, इंफॉर्मेशन वही है, दोबारा पॉइंट 1। अब इनकम स्टेटमेंट पॉइंट 1, बिल्डिंग की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की एक्स्ट्रा डेप्शन, तो उसको हम यहां करेंगे लेस। ये जो 18 डिवाइडेड बाय 15 है 1.2, यहां लेस, और यहां लाइन आइटम में हमें एक्सपेंसेस में ऐड करना पड़ेगा। अच्छा, अगर इस सवाल में एक्वायर किए हुए 3 साल हो गए होते तो फर्क समझें सारे, यहां पर 3 साल की होनी थी, यहां पर 1 साल की होनी थी, यहां फॉर द ईयर, यहां जितने साल गुजर गए में और यहां फॉर द ईयर, ये सेम क्यों आ रहे हैं? क्योंकि गुजरा ही 1 साल है। पॉइंट 2, इंटर कंपनी सेल्स हैं, तो सेल कॉस्ट ऑफ सेल दोनों से लेस, 60 यहां से भी, 60 यहां से भी, दूसरे ने भी सेल किया है, 48 यहां से भी, 48 यहां से भी, और 2 यूआरपी हैं, दोनों यूआरपी कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड, ये लाल वाला भी और ये हरा वाला भी, कॉस्ट ऑफ सेल में दोनों यूआरपी ऐड, लेकिन एस सेलर था वो यूआरपी यहां से लेस, वो ये हरा वाला है 2.8। नहीं समझ आ रही? पॉइंट नंबर 2, 3, 4, इंपेयरमेंट। इंपेयरमेंट को हम यहां पर एक्सपेंस बना लेंगे 4.68, और चूंकि एनसीआई प्रोपोर्शनेट पे है इसलिए बस खत्म हो गया।
497 पॉइंट, अच्छा 320.4। वन 52 कितना 8 18 66 पॉइंट। अब टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम तो है नहीं, तो बस हम कह दें कि प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू, ये लिखेंगे उसमें NCIA और बाकी शेयर होल्डर्स ऑफ RL। बस इतनी सी बात थी यार। स्प्रिंग 16 करके आना है। कल मैं आपको ना अच्छा तगड़ा सवाल कराऊंगा, बड़ा ही खूबसूरत सवाल है। चलें जाएं।